आप सभी का अमरीन पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, जो हमारा 5वां अध्याय है उसकी आज सेकंड क्लास है। टॉपिक है हमारा एक अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। समझने में बाधाएं और उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा है कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरी अवरोध धार्मिक अवस्था और पीड़ता में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कीर्तियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज की समझ के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कीर्तियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। समझ रहे बच्चों? अब यहाँ पे विशाल पहुंच वाली एक भाषा संस्कृत के विषय में अलबरूनी यह लिखता है, यदि आप इस कठिनाई यानी कि संस्कृत भाषा सीखने से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था पर विवरण। अल बिरूनी ने अन्य समुदायों में पृथ्वी रूपों की खोज के माध्यम से जाति अवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोलशास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान होता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपने पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल बिरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव है। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। यहाँ पे बच्चों ईश्वर ही जानता है। यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल बिरूनी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति कहानी के बारे में पता चला तो तथाकथित रूप से वह 216 या 432 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है कि फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहां हवा और मिट्टी काफी आर्द्र होती है और ईश्वर ही जानता है। यानी कि इसके बारे में वो जो है थोड़ा अचंभा करता है कि एक जो है लकड़ी लगभग 200-400 सालों तक कैसे रहती है, जबकि जो मतलब क्लाइमेट है वो आर्द्र है और जो है नमी वाली है। अच्छा जी, वर्ण व्यवस्था के बारे में अल बिरूनी का क्या विचार है? अल बिरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग हैं। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं।
अगली जाति जो है क्षत्रियों की है, जिनका सर्जन ऐसे कहा जाता है कि ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ है। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उसके पश्चात जो है वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ था। शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी वे एक साथ एक ही शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। अल बिरूनी ने जो लिखा उसकी तुलना अध्याय 3 स्रोत 6 से कीजिए। क्या आप कुछ समानताएं और भिन्नताएं देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अल बिरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत के ग्रंथों पर आश्रित रहा? जैसा कि हमने देखा है कि जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण उनके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में वह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अंत्यजन के शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। एक अन्य क्षेत्र से आए यात्री के लिए स्थानीय क्षेत्र की भाषा का ज्ञान कितना आवश्यक है? इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया तो उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसी राजाओं को निर्दयी तथा दयावान होने दोनों हो सकते थे, तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। जो कुछ भी अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह से प्रभावित हो सके। बच्चों, यहाँ पे जो है एक मानव सिर जैसे गिरीदार फल यानी कि जो है नारियल का जिक्र है। ये वृक्ष स्वरूप सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के। एक काष्ठ फल प्राप्त होता है, दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इनमें भी मानव 2 आंखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं और लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सीलते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। नारियल तथा पान। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, 2 ऐसी वानस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। सॉरी। इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसे ही होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे पीस ना हो जाए। इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। आपके विचार में इसने इब्न बतूता का ध्यान क्यों खींचा? क्या आप इस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? बच्चों, ये आपके लिए है। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा
साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। स्थापत्य कौन से अभिलक्षणों पर इब्न बतूता ने ध्यान दिया? दिल्ली दिल्ली जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली नाम से उद्धृत किया गया है, का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि दिल्ली बड़े क्षेत्रों में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीन अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है। इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष है। के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हें खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इनमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता है और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। कौन सा दरवाजा? बदायूं दरवाजा। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। इसे दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई हैं और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से महल है। कब्रगाह में कंदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले हैं। तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब, बस्ती की किलेबंदी की दीवार का एक हिस्सा। देखो बच्चों, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से है। ये जो है दीवार है बच्चों, इसमें अंदर जो है खाद्य पदार्थ और जो है जो घुड़सवार हैं या मतलब फौजी हैं उनके रहने का स्थान है। पूरा बताया गया है उस टाइम का कि किस तरीके से है। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान पर नहीं थे बल्कि यह सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। अब इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी की उपजाऊपन था जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसल उगाना संभव करती थी। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशमी, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। बाजार में संगीत बाजार में संगीत यहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यह बहुत सी दुकानें और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों की कालीनों से सजाया गया है और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है और सभी प्रकार के भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य में एक विशाल गुम्बद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख
अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिका एक के बाद एक झुंड में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती है और नाचती है, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था तो गुंबद में उतरकर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया है? दिखा रहा है कि उस टाइम बाजार में जो है किस तरह का कल्चरल माहौल था। इस तरह की इकत बुनाई की अभिरचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें से सुधार किए गए। देख रहे हो बच्चों, चौकोर खाना आज भी दक्षिण पूर्व एशिया में चलता है। देखो ये जो है साइडों में जो बैल बूटे की तरह नक्काशी है। संचार की एक अनूठी प्रणाली। समझ रहे बच्चों, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उसे प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अपनी अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। एक विचित्र देश। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृतांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज और ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडप के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आत्मकन थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के मणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था कि मानव वह देख सकती हो। और शिल्प और कारीगरी के क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वहाँ का जो है एक साउथ इंडिया का जो है अब्दुल रज्जाक का जो है जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आते हैं, वहाँ एक उन्होंने जो है धार्मिक स्थल देखा है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। घोड़े पर और पैदल डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अछूत डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है। क्या कहेंगे बच्चों? जो घोड़े के वाली डाक व्यवस्था है, उलूक। हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। इसे दावा कहा जाता है और यह 1 मील का 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र और दूसरे में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता है। मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते हैं तो तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच पाता। समझ रहे बच्चों? पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अछूत डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। क्या आपको लगता है कि पैदल डाक व्यवस्था पूरे उपमहाद्वीप में संचालित की जाती होगी?
बच्चों अधिकतर तो यह जो है जहाँ मतलब शासक वर्ग है और जो उनका मेन मुख्य चौकियां हैं, उनके जो है मेन मुख्य शहर है, उन्हीं के बीच में होती थी। बर्नियर तथा ए अपविक्सपुर, जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया है जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित किया और उत्सुक किया। वहीं बर्नियर एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी मान्यता के रूप में यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, बच्चों याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर ये जो है बर्नियर का ग्रंथ है। ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर अपने ग्रहण प्रेक्षण आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विविध विपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। भू स्वामित्व का प्रश्न। व्यापक गरीबी। पेलसर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की। बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतने अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते इसके जीवन को मात्र नितांत और अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। बच्चों यहाँ भारतीय गरीबी के बारे में एक पेलसर्ट नामक डच यात्री हैं। कहाँ के हैं पेलसर्ट नामक? ये डच के हैं। भारत की भयंकर गरीबी और भुखमरी को देखकर वो अचंभित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थ का नाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते हैं। इसी के चलते कृषि का सामान्य रूप से निनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। गरीब किसान। यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उद्धरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत ही हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव और कृषि में विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपनी लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल
जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उद्धरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। बर्नियर के अनुसार उपमहाद्वीप में किसानों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता था, क्या आपको लगता है कि उसका विवरण उसके पक्ष को सुदृढ़ करने में सहायक होता? 19वीं शताब्दी के ऐसे चित्रों ने अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा को दृढ़ता प्रदान की है। बच्चों देखो, बर्नियर बहुत ही विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। समझ रहे बच्चों? बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारी और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट थे, खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक कारण था कि राजकीय भू स्वामित्व, यानी कि बर्नियर जो है भारत की पूरी भूमि का मालिक जो है, जो भी शासक वर्ग है उसे मानता है। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक बताता है। अबू फजल जो है भूमि राजस्व को राजस्व का क्या बताता है? पारिश्रमिक, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह ना तो लगान था और ना ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। अधिक जानकारी के लिए आप अध्याय 8 में देखेंगे। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृंदावन का प्रयोग प्राच्य निरंकुशतावाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। प्राच्य निरंकुशतावाद, समझ रहे बच्चों? ये फ्रांसीसी दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू, जिसके अनुसार एशियानी के प्राच्य तथा पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तरह का आधार यह था कि सारी भूमि पर राज स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली, समझ रहे बच्चों क्या है? एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदाय से बना था। इन ग्रामीण समुदाय पर राज्य के दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था और यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे कि ग्रामीण समाज का यह चित्र सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक बालाहार। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और बाल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे।
यूरोप के लिए एक चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासक ने मुगलों के ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुटे और बसे हुए, इतनी अच्छे तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुस्पष्ट और फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी बेहतर राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा कुरू लोगों के राजा बनकर रह, जैसा कि जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है। मुगल शासक भिखारी तथा कुरू लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में, जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है, व्यक्त टीले और झाड़ियां अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया। बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो जो भूमि पर उच्च अधिकारों का उपभोग करते थे, दूसरे ओर अस्पृश्य विहीन श्रमिक यानी कि बलाहार। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। इसलिए उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। बच्चों देख रहे हो इधर, ये सोने का चम्मच है जिसमें पन्ने व मणिक जड़े हुए हैं। मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का यह एक अच्छा उदाहरण है। देखो बच्चों, बच गया ये जो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा, जा नहीं पाया। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उदाहरण को पढ़िए, जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य, जो मिश्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास तथा नील, कहीं आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त और भूमि पर खेती होती है, और जहां एक शिल्पकार, जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कशीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं, विदेश में भी निर्यात किए जाते हैं, के निर्माण के कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचालन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक हो जाता है। देख रहे हो बच्चों, 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, और यह औसतन सभी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अस्तित्व और बने रहने के लिए राज के शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राज के दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राज के पीढ़सरिये पर आश्रित रहते थे। भू स्वामित्व के पीढ़सन की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था।
वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत के समूह को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समुदायों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेख आदि सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय परिसरों पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। बच्चों, यहाँ पे जो है राज के कारखाने के बारे में बताया गया है। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राज के कारखानों की कार्य प्रणाली का विवरण प्रस्तुत करता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कशीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता उससे कार्यरत रहते करने में आप सुनारों को देखते हैं। तीसरे में चित्रकार हैं, चौथे में प्रिलाक्सा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ाई खरादी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं और जहां वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चित नियमित ढंग से उनका समय बीतता रहता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं जिनमें वह पैदा हुआ था। बर्नियर इस विचार को किस प्रकार प्रेषित करता है कि हालांकि हर तरफ बहुत सक्रियता है पर उन्नति बहुत कम। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े हैं वे सामान्यतः पुरुष थे और उन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं के विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नासिरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके तथा 200 दास दे दिए। मोहम्मद बिन तुगलक नासिरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके की मुद्रा, ठीक है, और जो है 200 दास दे दिए। इब्न बतूता कौन है बच्चों? ये जिनसे वो नसीरुद्दीन, चिरागे देहलवी बोलते हैं इन्हें। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनसे खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, पर और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुष और महिलाओं को ले जाने विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम की बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम एक या दो तो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्री तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों की भिन्नता का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था।
लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों ही महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः यह असंभावित लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। दासिया इब्न बतूता हमें बताता है कि यह सम्राट की आदत है कि हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की। जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती हैं और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वे उन्हें दे देती हैं। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। सती बालिका यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी के बलि होते हुए देखी। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह ऐसा ही छोटी बड़ी जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जाता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उसे अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया और उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए। इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया और मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलापूर्ण और तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुष और महिलाओं के जीवन के लिए एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनके सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं, फिर एक दृष्टिकोण विशेष विशेष से देखे जाते हैं जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात हैं, जिन्हें समुद्रों और पर्वतों को पार किया और महाद्वीप से परे क्षेत्रों में सहायक यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ संबंध किस प्रकार ढले और वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। काल रेखा कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तांत छोड़े हैं उनका वर्णन है बच्चों। 10वीं से 11वीं शताब्दी 973 से जो है 1048 मोहम्मद बिन अहमद अबू रेहान अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से हैं। 13वीं शताब्दी में आए हैं। मार्को पोलो इटली के थे, ठीक है, मार्को पोलो इटली के हैं, चीन की यात्रा करते हैं। 14वीं शताब्दी में जो है 1304 से 77 इब्न बतूता मोरक्को के हैं 14वीं में। 15वीं में जो है अब्द अल रज़ाक कमाल अल दिन इब्न इसहाक अल समरकंदी समरकंद से हैं बच्चों ये। और भारत में बिताए इन्होंने जो है 1966 से 72। दूसरे हैं एक ये अफानासी निकितिन, ये रशिया के हैं, ठीक है बच्चों। 16वीं शताब्दी में है, 1518 में आए हैं दूरते बारबोसा, मृत्यु 1521 पुर्तगाल से। 1512 में मृत्यु का वर्ष है इनका। यो सैयद अली रईस तुर्की से है। 1536 1600 में अंतोनियो मानसेरेते स्पेन से है। 17वीं शताब्दी में 1626 से 31 भारत में बिताया वर्ष है। महमूद वली बल्कि बलख से है। 1600 से 1667 पीटर मुंडी इंग्लैंड से है, पीटर मुंडी। और 1605 89 से जियो बैप्टिस्ट तेवरनियर फ्रांस से है। 1620 और 1620 और 88 फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से है, जहाँ कोई अन्य संकेत नहीं है तथा तिथियां यात्री के जीवन काल को बता रही हैं। बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।